200 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन चुनाव 199 पर ही होगा, क्योंकि श्रीकरणपुर सीट से सिटिंग विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गुरमीत सिंह कुन्नर का हाल में निधन हुआ और तेलंगाना की सीटों पर भी 30 तारीख को वोटिंग होनी है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ तमाम दलों ने अपनी ताकत राजस्थान में झोंक दी है। आज का दिन यानी रविवार रैलियों के नाम रहा। कैसा रहा आज का रैलियों का रेला, पहले वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे चूरू से लेकर झुंझुनू में, और जयपुर की कोटपुतली सीट पर राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी के लिए सभा करते दिखे। कोटा बूंदी में खुद राहुल गांधी मौजूद रहे। अशोक गहलोत भी दौसा से लेकर जयपुर तक कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते रहे। कांग्रेस की खाटी नेता वसुंधरा राजे बीकानेर मौजूद रहीं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी धौलपुर में बीएसपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। तो पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में रैली की। मोदी ने कहा कि जयपुर में जादूगर हैं और दिल्ली में बाजीगर हैं। मोदी ने कहा कांग्रेस के नेता तो एक दूसरे को ही रन आउट कर रहे हैं। बूंदी में राहुल ने कहा कि हमें मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान में 156 सीट जीत रही है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी, जेपी नड्डा ने तेलंगाना में रैलियां की, जमकर निशाना साधा। किस तरह से यहां दावे किए गए हैं, वादे किए गए, विरोधियों पर निशाना साधा गया, देखिए। इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाते हैं। यह कांग्रेस की सरकार जो पिछले 5 वर्षों तक यहां रही है, बहनों भाइयों, इसने राजस्थान की गरिमा पर, राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने का काम किया। हमारे यहां व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। 10 सालों बाद आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा है। जब जब हम कांग्रेस के राज के प्रदेश में जाते हैं, हम गर्व से अपने काम के बारे में मंच पे बोल पाते हैं, क्योंकि काम करके कांग्रेस की सरकारों ने दिखाया है। केसीआर जी के भाषण सुने आपने? केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है। कहानी स्थिति बीजेपी की कभी नहीं बनी, ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई कि हमारे कोई भी उपलब्धि जो है, हमारी जब सरकार चलती है कोई न कोई योजना बनती है, कानून पास होते हैं, गारंटी दे रहे हम लोग, तो विपक्ष की जिम्मेवारी को जवाब दे या आलोचना करे, कमियां बताए, वो बिल्कुल गोल है उसके अंदर। राजस्थान को कर्जा मुक्त करने की मेहनत करके हम लोगों ने 5 साल में जो काम किया उसके ऊपर पूरी तरह से पानी फिर किया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये बिजली का काम, आपको बिजली मिलती है? बिजली है? इन्हें वादे किए थे, जिसमें से पहला एक वादा था कि आपको बिजली 24 घंटे वो देने का काम करेंगे। शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि यहाँ गरीब व हम लोगों का ही विकास होना चाहिए। देखिए, चुनाव में महिला फैक्टर अहम है। अगर बात इस चुनाव की करें तो राजस्थान में 2023 के चुनाव में कुल 183 यानी करीब 10% महिला प्रत्याशी मैदान में हैं, और राजस्थान में इस बार बीजेपी ने 19 और महिलाओं को दरअसल कांग्रेस ने 28 टिकट दिए हैं। 1990 से लेकर 2018 तक महिलाओं के लड़ने और जीतने का पैटर्न क्या रहा है वो भी जरा समझिए। दरअसल महिलाएं किस बार कितनी सीटों पर लड़ी और कितना जीती ये भी समझिए। 1990 से शुरुआत करते हैं। 93 सीटों पर महिलाएं लड़ी, जीती सिर्फ 11 पर। अगले विधानसभा चुनाव 1993 में 96 टिकट महिलाओं को मिले, 9 सीटों पर महिला विधायक चुनी गई। 98 में 69 टिकट मिले, 14 पर जीती। 2003 में आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा, 118 टिकट दिए गए महिला प्रत्याशियों को, हालांकि जीत सिर्फ 12 पर। 2008 में आंकड़ा और बढ़ा, 154 महिला प्रत्याशियों को टिकट मिले, जिनमें से जीतकर 28 विधायक पहुंची विधानसभा। और 2013 में फिर आंकड़ा बढ़ता है, 166 प्रत्याशियों को टिकट मिला, लेकिन जीत मिली 28 को। और 2018 में फिर से आंकड़ा बढ़ता है, 189 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, जीतकर 24 विधायक बनी
और अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जयपुर में किया। अब हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में संभागवार परिणाम 2018 में क्या रहा है, किस संभाग में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये भी जरा समझिए। संभाग वाइज आखिर बीजेपी कहां रही, कांग्रेस कहां रही और अदर्स का क्या आंकड़ा रहा। शेखावटी में लगभग 32 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली। 19 सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 4 अन्य विधायक यहां से अलग पार्टियों की जीत कर पहुंचे। मारवाड़ संभाग की बात की जाए, 50 विधानसभा सीट यहां पर आती हैं, जिनमें से 19 में बीजेपी को जीत मिली, 25 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 6 अन्य ने। रुंडाड़ में 40 सीटें हैं, जहां 12 पर बीजेपी और 22 पर कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की। एक बड़ा फासला यहां पर रहा, जिसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला। 6 अन्य ने जीत दर्ज की। हाड़ौती 17 सीटें हैं, 10 पर बीजेपी लीड करती हुई रही और 7 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ये ऐसा संभाग था जहां बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई थी। मेवात में 26 सीटें हैं, 3 बीजेपी और 15 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बड़ा आंकड़ा यहां अन्य का था, 8 यहां पर निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टियों के विधायक बनकर पहुंचे। मेवाड़ में 35 सीटें हैं, 20 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जीत दर्ज की। 12 कांग्रेस के खाते में और 3 अन्य को यहां पर मिली। तो कई संभागों में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन मेवाड़ जैसे संभाग जहां पर कांग्रेस का एक पैटर्न रहा है जीतने का, वो बढ़त कांग्रेस के खाते में रही। मेवाड़ में बीजेपी की बढ़त रही है और वहां पर बीजेपी ने 2018 में भी अपनी बढ़त बरकरार रखी थी। देश के सियासी गलियारों में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े पेश हुए, उसी के साथ नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वे भी जारी किया। नीतीश के इस जाति कार्ड को माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला होगा। लेकिन हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया, बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला तो तभी हुआ था जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार थी। यानी बीजेपी भी अब इसे समझ रही है कि जाति का मुद्दा अहम रहने वाला है, क्योंकि यूपी में अपना दल एस और निषाद पार्टी दोनों बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और दोनों ही दल जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। इन तमाम पहलुओं को समझते हुए अब बीजेपी ने सहयोगियों को साथ लाकर उनका साथ बनाकर रखने और ओबीसी वोटर्स को साधने की प्लानिंग पर काम करना शुरू किया। और इसके लिए बीजेपी का प्लान है टीम 20,000, टीम 20,000। क्या है ये, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल ओबीसी वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने पर खास फोकस पार्टी का है। ओबीसी नेताओं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। अति पिछड़ा अति दलित दांव कामयाब हुआ था बीजेपी का और रोड़ी कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार है। कमीशन अभी तक पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में वर्गीकरण नहीं कर पाया, उनको बांट नहीं पाया अलग अलग कि आंकड़ा क्या है। अति पिछड़ों के मुद्दों को तेजी से उठाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है और दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की बैठक में नेताओं के बीच इस पर चर्चा भी हुई। ओबीसी के लिए जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, खास फोकस लेकर वो ओबीसी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, संगठन के महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत 42 बड़े नेता शामिल हुए। ओबीसी वर्ग के असरदार नेताओं की सूची बीजेपी तैयार कर रही है, क्योंकि यूपी में कुर्मी, यादव, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा जैसे जो जातियां हैं, निषाद, राजभर के अलग अलग सम्मेलन भी बीजेपी कराएगी, कराती भी रही है बीजेपी। और मोदी सरकार और योगी सरकार के कामकाज के प्रचार की तैयारी है। पिछड़ों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में नेता बताएंगे और दूसरे दलों में सेंधमारी करके प्रभावशाली पिछड़े नेताओं को बीजेपी में लाने का प्लान भी है। और छोटे दलों के नेताओं को भी मंच पर साथ रखने की कोशिश होगी, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि छोटे दलों को और इन जातियों का साथ बीजेपी चाह रही है, इनको साथ लेकर चल रही है। भाजपा ने कभी भी खुलकर जातीय जनगणना की न तो वकालत की और न ही विरोध किया, मगर मौजूदा वक्त में जिस तरह से इसके नेता इस मुद्दे पर दबाव महसूस कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक कदम आगे निकल गया है और इसीलिए अब बीजेपी पूरी रणनीति ही बदल रही है। बीजेपी के रणनीतिकार यूपी की 80 लोकसभा सीट और बिहार की 40 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट बना रहे हैं और लोकसभा सीटों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा जा रहा है। यानी कि बीजेपी जहां जीतती रही है उसे ए कैटेगरी में और जहां लगातार हारती रही है उसे डी कैटेगरी में और जो एवरेज सीटें उसे बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा रहा है। तो लोकसभा सीटों का वर्गीकरण कर रही है बीजेपी। एक एक सीट का एनालिसिस कराया जा रहा है। जहां जिसकी आबादी ज्यादा वहां उसी जाति के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। बीजेपी सिर्फ जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका देगी। कमजोर सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। घोसी उपचुनाव की हार के बाद बीजेपी ज्यादा सतर्क हो गई है। दारा सिंह चौहान हारे, बीजेपी सतर्क हुई। राजनीतिक सामाजिक समीकरणों पर खास फोकस बीजेपी का है। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात अपनी चुनावी सभाओं में लगातार उठाया है, दोहराया है और बीजेपी पर इसको लेकर निशाना भी साधा। पूछा कब होगा जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी।
तो भाजपा के जवाब देने से पहले ही अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब जातीय जनगणना पर एक्सरे नहीं एमआरआई की जरूरत है। इस तरह के बयानों को सुनने के बाद इस साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा। सियासी जानकारों का यह भी दावा है कि बिहार से उठी जातीय जनगणना की आवाज लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नैरेटिव बन चुकी है। अब जातीय जनगणना क्षेत्रीय न होकर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस भी खुलकर इसके पक्ष में आई है और भाजपा के पास फिलहाल इस मुद्दे की कोई काट नजर नहीं आ रही। इसीलिए बीजेपी पिछड़ों पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहां बात घूमकर फिर से वहीं आती है कि अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट टेबल पर आ जाती है और पिछड़ों का वर्गीकरण सही तरीके से हो जाता है तो चुनाव रोचक हो जाएगा। जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर ओबीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली से दरअसल पिछड़ों को लेकर जवाब भी दिया था और प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला कांग्रेस और विपक्ष पर बोला था। दरअसल 24 का चुनाव एक और बीजेपी के लिए हैट्रिक का मौका है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की वजह से चुनौतियों से भरा भी है और बीजेपी इसके लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसमें यूपी और बिहार दोनों बेहद अहम है। 80 सीटें यूपी की और 40 सीटें बिहार की, 120 सीटें यूपी बिहार की। तो सियासी और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान बीजेपी रख रही है। एक कैटेगरी वाली सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीतती रही है वहां पर भी नए प्रत्याशी आ सकते हैं ताकि मैसेज दिया जा सके, नैरेटिव सेट किया जा सके। और अभी से चुनाव में जब 4 से ज्यादा महीने का वक्त बाकी है, संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बीजेपी ने बना ली है। ये समिति कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट बना रही है। उनमें कई बिंदु क्या है ये भी समझिए। उम्र का पैमाना, जीत की संभावना कितनी है, एज फैक्टर के साथ साथ जाति क्या है और जाति के साथ साथ उस जाति की आबादी उस एरिया में कितनी है, लोकसभा क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, समस्याएं क्या हैं, विरोधी दलों की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की प्रोफाइल बनाकर अभी से तैयार किया जा रहा है समिति की तरफ से। और अगर ओबीसी बाहुल सीट पर सांसद दूसरी जाति का है तो इस बार उस सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। यानी सीट अगर जीत रही है बीजेपी, एक कैटेगरी की है लेकिन किसी दूसरे जाति का सांसद है और दूसरी जाति की आबादी है तो फिर वहां पर बदला जाएगा, प्रत्याशी चेहरा अलग होगा। सहयोगी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर भी मंथन होगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर 350 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की तैयारी कर रही है और उसके लिए एक एक पॉइंट पर काम किया जा रहा है। जिलों में विरोधी दलों में तोड़फोड़ करने के काम पर मंथन लगातार जारी है और साथ ही हर जाति के नेताओं की सूची अलग से तैयार हो रही है। बीजेपी किसी भी पॉइंट पर कमजोर नहीं होना चाहती और इसलिए इस बार प्रचार का अंदाज आक्रामक होगा। बीजेपी की तरफ से एक आंकड़ा पेश करके बताया गया था कि आखिर प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 29 मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद बीजेपी के ओबीसी से आते हैं और विधायकों में लगभग 27% विधायक जो हैं, एमएलए जो हैं वो ओबीसी हैं। एमएलसी यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनमें 40% बीजेपी के ओबीसी एमएलसीज हैं। और अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की बात की जाए तो बीजेपी के मुताबिक उसका सबसे ज्यादा फायदा इसी ओबीसी वर्ग को मिला है। मोदी सरकार की योजनाओं का कितना पैसा किस जाति पर खर्च हुआ, इसका आंकड़ा बीजेपी की तरफ से बताया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी की तरफ से 44% बजट खर्च किया गया, दलितों पर 19%, आदिवासी आबादी पर 3% और सवर्ण वोटर्स के लिए या सवर्ण आबादी के लिए कह लीजिए कि 26% यह आंकड़ा रहा। अल्पसंख्यकों पर भी बीजेपी ने खास फोकस किया, 8% जो है बजट या योजनाओं का लाभ वो अल्पसंख्यकों को मिला। बीजेपी के लाभार्थियों में कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सी, वो भी आपको बता देते हैं। लोहार जातियां हैं, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी यानी कि जो पिछड़े जाति वाले वोटर्स हैं उन पर खास फोकस। नाव बनाने वाले, जाल बुनने वाले, ताला बनाने वाले, औजार बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, टोकरी झाड़ू बनाने वाले। और साथ ही बात सिर्फ योजनाओं और लाभार्थियों तक नहीं है, आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी की जीत में लगातार रिफ्लेक्ट होता रहा है। समझिए कि आखिर बीजेपी को ओबीसी वोटर्स का साथ कितना मिला। 2009 से शुरू करते हैं। 2009 में 22% ओबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ रहे, लेकिन आंकड़ा बढ़ता है 2014 में जब मोदी चेहरा बनते हैं। 22% से 15% ऐड ऑन होकर 37% तक आंकड़ा पहुंच जाता है और फिर अगले चुनाव में 2019 में मोदी लहर के साथ साथ लगभग 44% ओबीसी वोटर्स आ जाते हैं, यानी कि 37% का जो आंकड़ा था 14 में उसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी होती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर 2024 को लेकर जो लड़ाई है वो ओबीसी के इर्द गिर्द ही क्यों है, क्यों ओबीसी की इतनी बात हो रही है, क्यों ओबीसी पर इतना फोकस हो रहा है। अगर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी की बात करें
तो ओबीसी आबादी उत्तर प्रदेश में 54% है, यानी सोचिए डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके साथ ओबीसी उसकी सरकार लगभग तय है। बिहार में आंकड़ा और ज्यादा है, 61% ओबीसी वोटर्स हैं यहाँ। महाराष्ट्र में 32% डिसाइडिंग है और चुनावी राज्य जहां 25 तारीख को वोट पड़ना है राजस्थान में, वहां लगभग आधी आबादी 48% आबादी जो है वो ओबीसी वोटर्स की है। गुजरात में भी आंकड़ा 47% का है और बीजेपी के साथ ये ओबीसी वोटर्स तमाम राज्यों में रहा है। मध्य प्रदेश में जहां हाल में चुनाव खत्म हुआ वहां 43% ओबीसी वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में 47%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, आंध्र प्रदेश में 52%, ओडिशा में 36%, पश्चिम बंगाल में 13%, असम में 25% है, हिमाचल प्रदेश में 13% है, उत्तराखंड में 31% और पंजाब में 15% यह आंकड़ा है। हरियाणा में 31% है और इन तमाम आंकड़ों से साबित होता है कि 2024 की लड़ाई में ओबीसी केंद्र में रहने वाले हैं। नीतीश के दांव की काट निकालना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। पहले जातिगत जनगणना को फूट डालो राज करो का फॉर्मूला बताने वाले बीजेपी नेता आज ये कह रहे हैं कि हमने कभी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि जाति का साथ तो सबको चाहिए। तो क्या यह माना जाए कि अगला लोकसभा चुनाव फिर मंडल बनाम कमंडल की तरफ बढ़ रहा है? 90-92 के दौर वाली लड़ाई क्या फिर से 2024 में दिखेगी? विपक्ष की कोशिश यही है। इस मुद्दे पर अपने दोनों हाथ जला चुकी कांग्रेस ने अपना एजेंडा बदल लिया है। अब कांग्रेस का फॉर्मूला और आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है। राहुल गांधी जगह जगह मंचों से जातिगत जनगणना का वादा कर रहे हैं। क्या मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की गिनती बताकर बीजेपी का काम चल जाएगा? केंद्र में जीत का हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी दो मोर्चों पर काम कर रही है। दरअसल एक तरफ वो पिछड़ों के लिए कामकाज का बखान कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की खिचड़ी भी पक रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी का पिछड़ा होना है और जब तक कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है बीजेपी डबल पिच पर बैटिंग के मूड में है। यानी कि एक तरफ ओबीसी वोटर्स को साधा जाएगा, जातियों को साधा जाएगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आगे बढ़ रही है। और अब बात कांग्रेस के नए अवतार की। 1989 से उत्तर प्रदेश में सियासी वनवास झेल रही कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में उसका वजूद बढ़ जाए। देखिए, यूपी में अजय कुमार लल्लू कोई करिश्मा नहीं कर पाए तो कांग्रेस ने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए दलित नेता ब्रजलाल खाबरी को कमान सौंपी, लेकिन ब्रजलाल का कोई असर नहीं दिखा। नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस ने पूर्वांचल के खांटी नेता, वाराणसी के बड़े दिग्गज अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उम्मीद के मुताबिक अजय राय ने अपना भौकाल दिखाना शुरू किया और बीते 3 दशक में कांग्रेस को शायद पहला जलवे और जलाल वाला नेता मिला। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से लखनऊ के मॉल एवेन्यू यानी प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पहुंचा। इसके बाद तो अजय राय ने दूसरे दलों में सेंधमारी का जो सिलसिला शुरू किया, आज तक वो बदस्तूर जारी है। हाल फिलहाल में कांग्रेस में कौन कौन नेता शामिल हुए वो भी आपको बताते हैं। गयादीन अनुरागी पूर्व विधायक है, हमीरपुर दरअसल ये पूरा बुंदेलखंड का हिस्सा है, वहां पर इनका प्रभाव माना जाता है। पशुपतिनाथ पूर्व विधायक गाजीपुर, पूर्वांचल का चेहरा। इमरान मसूद बड़ा मुस्लिम चेहरा और साथ ही पश्चिम की राजनीति में पकड़, पूर्व विधायक सहारनपुर के। कांग्रेस में इनकी वापसी कराई गई, तमाम दलों का चक्कर लगाकर कांग्रेस में वापस आ गए। अहमद हमीद पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे पश्चिम में बागपत से। सीपी राय मुलायम के करीबी रहे, उनको वापस दरअसल उनको कांग्रेस में शामिल कराया गया। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब नए अवतार में है। वो सपा को तो बीएसपी को काशीराम के पैटर्न से मात देने की तैयारी कर रही है और इसीलिए कांग्रेस अब सपा और बसपा के दिग्गज चेहरों को अपने पाले में लाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। वहीं दलित गौरव संवाद और ओबीसी सम्मेलन कराकर सेंधमारी करने की भी तैयारी है। ऐसे में इतना साफ है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच घमासान होगा। अब आपको कांग्रेस के तर्कश के तीर दिखाते हैं। काशीराम की बोली बोल रहे हैं राहुल गांधी। सपा बसपा के नाराज नेताओं की कांग्रेस लिस्ट बना रही है, उनको शामिल करा रही है। खास फोकस है दलित पर, मुस्लिम पर और ब्राह्मण पर। यह समीकरण जो कांग्रेस के पाले में कभी रहा करता था 1989 तक, उसी रणनीति पर, उसी बिसात पर कांग्रेस एक बार फिर से अपनी बुनियाद सेट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यूपी में 22% दलित हैं, जिनमें से 11% जाटव वोटर्स हैं। मायावती खुद जाटव समाज से आती हैं और यूपी में करीब 52% ओबीसी में थे। साथ दरअसल 20 से 22% सवर्ण हैं और यूपी में 2019 में कांग्रेस को महज 6.36% वोट मिले। अब कांग्रेस दिसंबर के महीने से सपा बसपा के कई पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व मंत्रियों को कांग्रेस में लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए, यहां एक और बात समझ लीजिए, जब जब चुनाव आता है तो दल बदल होना एक बहुत सामान्य सी बात है। थोड़ा सा पीछे चलिए, 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव, सपा कार्यालय के बाहर एसयूवी गाड़ियों का रेला लगा रहता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, हर रोज किसी न किसी नेता की ज्वाइनिंग होती थी। नतीजा जब आया तो यूपी में योगी रिपीट हो चुके थे। यानी दल बदल सिर्फ टिकट की आस में होता है।
फिर भी अगर अजय राय नेताओं को तोड़कर अपने पाले मिला रहे हैं, इसका एक मैसेज और जाता है और परसेप्शन भी क्रिएट होता है। हालांकि ये वही कांग्रेस जिसके दिग्गजों ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। हाल ही में यूपी के प्रभावशाली नेता पूर्व सांसद रवि वर्मा, उनकी बेटी पूर्वी जो है वो सपा छोड़कर कांग्रेस में आए। रवि वर्मा कुर्मी बिरादरी का महत्वपूर्ण नाम है और यूपी में कुर्मी पटेल वोटर्स करीब 5 से 6% हैं। यानी कांग्रेस हर जाति हर वर्ग के नेताओं को तोड़कर अपने पाले मिला रही है। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीत सकी, जबकि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और इसीलिए कांग्रेस अब पूरी तरीके से अपनी ओवरहॉलिंग कर रही है, खुद को बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव